नमस्कार, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने स्कूल में तो जरूर पढ़ा है ना? हाँ बिल्कुल, और अक्सर वहीं भूल भी गए हैं। सही बात है, लेकिन आज हम थोड़ा इसकी किताबी परिभाषा से आगे जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इसका मतलब क्या है और क्यों ये हमारे लिए इतना जरूरी है। बिल्कुल, इससे ऐसे भी देख सकते हैं कि आज हम अपनी धरती का, अपने प्लैनेट का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड देखने वाले हैं। प्लैनेट का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड? वाह जी। और इस रिपोर्ट का सबसे जरूरी टेस्ट है बायोडाइवर्सिटी। हम देखेंगे कि इस ग्रह की जेनेटिक बनावट कैसी है, इसके अलग अलग अंग यानी इकोसिस्टम वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा। इसे अतीत में कौन सी बड़ी बीमारियां, मतलब सामूहिक विलुप्ति हुई हैं, और आज इसका इलाज कैसे चल रहा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस रिपोर्ट की पहली परत खोलते हैं। सबसे पहले आता है आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्रोतों में लिखा है कि ये एक ही प्रजाति के भीतर की विविधता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हम खुद हैं, इंसान। हम सब एक ही प्रजाति हैं, होमोसेपियंस। बिल्कुल। लेकिन किसी की आंखें नीली हैं, किसी की काली, किसी के बाल सीधे, किसी के घुंघराले। सही। ये जो अंतर है ना, यही जेनेटिक डाइवर्सिटी है। या फिर बाजार में मिलने वाले आम सोचिए। हाँ, दशहरी, लंगड़ा, चौसा। बिल्कुल, है सब आम, पर स्वाद, रंग, आकार सब कितना अलग है। यही विविधता किसी भी प्रजाति को बीमारियों से और बदलते माहौल से लड़ने की ताकत देती है। मतलब ये एक तरह का अंदरूनी सुरक्षा कवच हुआ। एकदम सही, कि अगर सारे आम एक जैसे ही होंगे और कोई ऐसी बीमारी आई जो सिर्फ उसी एक किस्म पर असर करती है, तो पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। अरे बाप रे। और जब ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ता है ना, तो हमें बॉटलनेक इफेक्ट देखने को मिलता है। बॉटलनेक इफेक्ट, ये क्या होता है? सोचिए, एक बोतल में कई अलग अलग रंग की गोलियां हैं। ये उस प्रजाति की पूरी जेनेटिक विविधता है। अब किसी आपदा की वजह से मान लीजिए जंगल में आग लग गई और उस प्रजाति के 90% जीव मर गए। अच्छा। तो ये ऐसा हुआ जैसे आपने बोतल को उल्टा कर दिया और उसमें से सिर्फ कुछ गिनी चुनी गोलियां ही बाहर निकली। और जो गोलियां बाहर निकली, जरूरी नहीं कि उनमें सारे रंग हो सकता है सिर्फ लाल और पीली ही बाहर आ पाई। बिल्कुल। तो भले ही बाद में उन बचे हुए जीवों की आबादी फिर से बढ़ जाए, लेकिन उनकी जेनेटिक बनावट अब सिर्फ लाल और पीली गोलियों तक ही सीमित रह गई। मतलब उनकी विविधता हमेशा के लिए कम हो गई। हाँ, और इससे उनमें बीमारियां फैलने और खत्म होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। समझ गई। तो ये तो हुई एक प्रजाति के अंदर की बात। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और पूरे जंगल को देखें, तो वहां ये विविधता कैसे दिखती है? वहां हमें इसका अगला स्तर दिखता है, प्रजाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके। इसका मतलब सीधा सा है कि उस जंगल में कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। क्या वहां सिर्फ शेर और हिरण हैं, या भालू, लोमड़ी, खरगोश, सैकड़ों तरह के पक्षी, हजारों तरह के कीड़े मकोड़े भी हैं? और पेड़ पौधे भी? हाँ, क्या वहां सिर्फ साल के पेड़ हैं, या शीशम, सागौन, आम और कई तरह की झाड़ियां और घास भी हैं? जितनी ज्यादा वैरायटी, उतना मजबूत इकोसिस्टम। ठीक है, ये भी समझ में आता है। तो जेनेटिक हो गई, स्पीशीज हो गई, लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ ये मायने रखता है कि कितने तरह के जीव हैं, या वो करते क्या है, ये भी जरूरी है? आपने फिर से एक बहुत जरूरी सवाल उठाया है, और यहीं पर आता है फंक्शनल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब कार्यात्मक विविधता। फंक्शनल डाइवर्सिटी? हाँ, ये एक इकोसिस्टम को एक बड़ी टीम की तरह देखता है। हर प्रजाति का एक खास रोल, एक जॉब होता है। कुछ खिलाड़ी जैसे पेड़ पौधे वो स्कोर बनाते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाकर भोजन तैयार करते हैं। इन्हें हम कहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। और फिर कुछ खिलाड़ी जैसे शाकाहारी जानवर उस स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, मतलब उन्हें खाकर ऊर्जा लेते हैं। फिर मांसाहारी जानवर उन्हें खाते हैं। ये सब हो गए उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। बिल्कुल। और फिर आते हैं टीम के सबसे जरूरी सदस्य, जिनके बिना खेल ही नहीं हो सकता। कौन? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी? हाँ, मतलब बैक्टीरिया और कवक जैसे जीव, डिकम्पोजर्स। ये खेल के बाद मैदान साफ करते हैं, मरे हुए जीवों और सड़ी गली पत्तियों को वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे फिर से इस्तेमाल कर सकें। अरे वाह! मतलब अगर ये सफाई कर्मचारी टीम से गायब हो जाएं, तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, धरती पर गंदगी के ढेर लग जाएंगे। ये तो वाकई एक पूरी टीम की तरह काम करता है। हाँ। अब इन सब स्तरों को मिलाकर जो सबसे बड़ी तस्वीर बनती है, वो शायद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। सही, पारिस्थितिकी या
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब है अलग अलग तरह के खेल के मैदानों का होना। अच्छा। कहीं रेगिस्तान का सूखा मैदान है तो कहीं हिमालय का बर्फीला मैदान, कहीं समुद्र के अंदर कोरल रीफ का रंगीन मैदान, और कहीं हमारे बनाए हुए खेतों का हरा भरा मैदान। जी। ये सब अलग अलग इकोसिस्टम है और इनकी मौजूदगी ही हमारे ग्रह को इतना विविध और रहने लायक बनाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि इस पूरे ग्रह पर कुल कितनी प्रजातियां हैं? क्या हमने सबको गिन लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। सच में? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये गिनना लगभग नामुमकिन है। कई प्रजातियां तो ऐसी जगहों पर रहती हैं जहां हम पहुंच ही नहीं सकते, जैसे समुद्र की गहराई में। बिल्कुल। या फिर कुछ इतने छोटे हैं कि दिखते ही नहीं हैं। और वैज्ञानिक भी कई बार सहमत नहीं होते कि दो जीवों को अलग प्रजाति माना जाए या एक ही। लेकिन एक अनुमान है कि यह संख्या 80 लाख से लेकर कई करोड़ तक हो सकती है। और हमने खोजा कितनों को है? सिर्फ 15-20 लाख। बस। मतलब अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। तो जब मैं जीवन की विविधता के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा गहरे समुद्र की तस्वीरें आती हैं। कोरल रीफ्स, हजारों तरह की मछलियां। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जीवन तो वहीं होगा। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। सोचने में यही आता है, लेकिन असलियत में धरती की लगभग 80% प्रजातियां जमीन पर रहती हैं। क्या 80%? और समुद्र में? समुद्र में सिर्फ 15% के आसपास। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो मैं सोच रही थी। ऐसा क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, जमीन पर समुद्र की तुलना में कहीं ज्यादा तरह के वातावरण या घर हैं। जैसे पहाड़, रेगिस्तान, जंगल। हाँ, ऊंचे पहाड़, सूखे रेगिस्तान, घने जंगल, घास के मैदान। हर घर में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण है कीड़े। कीड़े? हाँ, कीड़े। जानवरों की कुल प्रजातियों में कीड़ों का हिस्सा बहुत बड़ा है और वो लगभग पूरी तरह से जमीन पर ही पाए जाते हैं। अच्छा। समुद्र में कीड़े लगभग नहीं होते, तो इस एक बड़े समूह की गैर मौजूदगी ही समुद्र की प्रजाति विविधता को जमीन से बहुत कम कर देती है। मतलब असल में इस ग्रह पे कीड़ों का राज है। कह सकते हैं। और जीवन के बनने के साथ साथ मिटना भी एक सच्चाई है। हमारे स्रोत बताते हैं कि धरती पर अब तक जितनी भी प्रजातियां पैदा हुईं, उनमें से 90% से ज्यादा तो अब विलुप्त हो चुकी हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। विलुप्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इतिहास में 5 बार ऐसा हुआ है जब ये प्रक्रिया अचानक बहुत तेज हो गई और धरती से 75% से ज्यादा प्रजातियां एक साथ खत्म हो गईं। एक साथ? हाँ, एक साथ। इन्हें हम कहते हैं सामूहिक विलुप्ति या मास एक्सटिंक्शन। 5 बार? ये कब कब हुआ? सबसे पहला था ऑर्डोविशियन, करीब 44 करोड़ साल पहले। एक हिमयुग आया और 85% प्रजातियां खत्म हो गई। फिर आया डेवोनियन, जब समुद्र में ऑक्सीजन खत्म होने लगी और 80% जीवन मिट गया। लेकिन सबसे भयानक था तीसरा, पर्मियन एक्सटिंक्शन, करीब 250 करोड़ साल पहले। उसे कुछ और भी कहते हैं ना? हाँ, उसे द ग्रेट डाइंग यानी महामृत्यु भी कहते हैं। महामृत्यु, ये नाम ही कितना डरावना है। और ये था भी। उस दौरान धरती की 96% समुद्री और 70% जमीनी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। 96%? मतलब धरती पर लगभग सब कुछ मर गया था। जी हाँ। इसके बाद ट्राइसिक जुरासिक और फिर सबसे मशहूर क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन आया, करीब 6.5 करोड़ साल पहले। ये तो वो है जिसमें डायनासोर खत्म हुए थे। हाँ, जब एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और डायनासोर का अंत हो गया। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या कुछ भी बचा था? इस ग्रेट डाइंग से कोई बच पाया? यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला हीरो आता है। हीरो? एक ऐसा जीव जो न सिर्फ इससे बल्कि 5 के 5 महाविनाशों से बच निकला। इसका नाम है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड? इसे वाटर बेयर भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। एक मिनट, क्या कहा? ये 5 महाविनाशों से बच गया? ये कैसा जीव है? ये 1 मिलीमीटर से भी छोटा जीव है, लेकिन इसकी सहन शक्ति पर यकीन करना मुश्किल है। ये उबलते पानी में 0 से 272 डिग्री नीचे के तापमान में, मतलब लगभग एब्सोल्यूट जीरो पर भी जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे हैं? ये अंतरिक्ष के वैक्यूम और खतरनाक रेडिएशन को भी झेल सकता है और बिना कुछ खाए पिए सैकड़ों साल तक एक तरह की गहरी नींद में रह सकता है। सैकड़ों साल बिना खाए पिए और अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। ये कोई जीव है या कोई सुपर हीरो? बिल्कुल। वैज्ञानिक मजाक में कहते हैं कि जब दुनिया खत्म होगी तो शायद सिर्फ कॉकरोच और टार्डिग्रेड ही बचेंगे। वाह! लेकिन ये हमें एक गंभीर मुद्दे पर लाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आज हम छठे सामूहिक विलुप्ति के दौर में जी रहे हैं। छठा? लेकिन इस बार तो कोई एस्टेरॉइड नहीं आ रहा, ना ही कोई प्राकृतिक हिमयुग।
तो फिर इसका कारण क्या है? हाँ। इसका कारण हम हैं, इंसानी गतिविधियां। हाँ, जंगलों का काटना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। हाँ। आंकड़े बताते हैं कि आज विलुप्ति की दर सामान्य से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज है। ये प्राकृतिक नहीं है। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। तो हम इस हेल्थ रिपोर्ट को सुधारने के लिए, इस नुकसान को रोकने के लिए कर क्या रहे हैं? दुनिया भर के वैज्ञानिक और सरकारें कई रणनीतियों पर काम कर रही हैं। इनमें से एक सबसे प्रमुख है जैव विविधता हॉटस्पॉट पर ध्यान देना। हॉटस्पॉट? हाँ, ये आइडिया इस बात पर आधारित है कि पूरी धरती पर बराबर ध्यान देने की बजाय क्यों ना उन जगहों पर ज्यादा संसाधन लगाए जाएं जहां सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा विविधता है। ये तो समझदारी की बात लगती है। तो ये हॉटस्पॉट हैं क्या? हॉटस्पॉट वो इलाके हैं जो 2 शर्तें पूरी करते हैं। पहली, वहां कम से कम 1500 ऐसी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। मतलब स्थानिक या एंडेमिक? सही। और दूसरी शर्त, उस इलाके का 70% से ज्यादा मूल प्राकृतिक आवास पहले ही नष्ट हो चुका हो। मतलब जहां विविधता भी सबसे ज्यादा है और खतरा भी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। दुनिया में ऐसी कितनी जगह हैं? दुनिया में ऐसे 36 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब मिलकर धरती की सिर्फ 2.4% जमीन घेरते हैं। सिर्फ 2.4%? हाँ, लेकिन दुनिया के आधे से ज्यादा पौधे और 43% रीढ़ की हड्डी वाले जानवर इन्हीं छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं। ये तो कमाल है। मतलब कम मेहनत में ज्यादा नतीजा। तो फिर हम सारी ऊर्जा इन्हीं 36 जगहों पर क्यों नहीं लगा देते? हाँ, ये सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें एक बड़ा पेंच है। क्या? आलोचक कहते हैं कि ये नजरिया सिर्फ प्रजातियों की गिनती पर ध्यान देता है। हो सकता है कोई ऐसा बड़ा जंगल हो जहां प्रजातियों की संख्या हॉटस्पॉट जितनी ना हो, लेकिन वो पूरे इलाके के मौसम को कंट्रोल करता हो या करोड़ों लोगों को पानी देता हो। अच्छा। हॉटस्पॉट का नजरिया ऐसी जगहों को नजरअंदाज कर सकता है। तो ये एक जरूरी टूल है, पर अकेला समाधान नहीं है। तो इसका कोई और विकल्प भी है? एक और नजरिया है मेगाडाइवर्स देश का। ये किसी छोटे इलाके के बजाय पूरे देश पर ध्यान देता है। अच्छा, ये अलग है। हाँ, दुनिया के 17 देशों को मेगाडाइवर्स का दर्जा दिया गया है, जहां दुनिया की ज्यादातर जैव विविधता पाई जाती है, और भारत भी उनमें से है। अरे वाह! इसका मकसद इन देशों पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालना है कि वे अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाएं। और हमारे स्रोत समान विचारधारा वाले मेगा डाइवर्स देश का भी जिक्र करते हैं। ये क्या है? ये एक राजनीतिक समूह है। ये देश मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी उनके किसी पौधे या जीव का इस्तेमाल करके कोई महंगी दवा बनाती है, तो उसका फायदा सिर्फ उस कंपनी को ना मिले, बल्कि उस देश और वहाँ के लोगों को भी मिले। बिल्कुल। ये जैव विविधता के आर्थिक पहलू को देखता है। जमीन की तो बात हो गई, लेकिन समुद्रों का क्या? उनके लिए भी कुछ है? हाँ, समुद्रों के लिए एक बहुत खूबसूरत पहल है होप स्पॉट्स। होप स्पॉट्स उम्मीद की जगह है। जी, ये समुद्र के वो हिस्से हैं जो समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, और इन्हें कोई वैज्ञानिक कमेटी नहीं बल्कि आम लोग भी नामांकित कर सकते हैं। कोई भी ऐसा समुद्री इलाका जो उम्मीद जगाता हो, उसे होप स्पॉट बनाया जा सकता है। चलिए अब भारत की बात करते हैं। आपने बताया कि भारत एक मेगा डाइवर्स देश है। हमारे यहाँ कितनी विविधता है? ये जानना हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत के पास दुनिया की सिर्फ 2.5% जमीन है, लेकिन दुनिया की 7 से 8% प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। वाह! और इस विशाल विविधता को समझने के लिए भारत को 10 अलग-अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र अपने आप में एक अलग दुनिया है। कोई उदाहरण देके समझाएंगे कि ये कितने अलग हैं? बिल्कुल। एक तरफ है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, लद्दाख का ठंडा सूखा रेगिस्तान। यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे हैं और यहाँ स्नो लेपर्ड और काली गर्दन वाले सारस जैसे जीव रहते हैं, जो इस कठोर माहौल के आदी हैं। और इसके एकदम उलट क्या होगा? इसके एकदम उलट है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। ये एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अच्छा। यहाँ घने हरे भरे जंगल हैं जहाँ साल भर खूब बारिश होती है। यहाँ हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। कहाँ लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान और कहाँ पश्चिमी घाट के वर्षावन। यही तो भारत की खासियत है। और कोई तीसरा अनोखा उदाहरण? तीसरा उदाहरण है हमारे द्वीप और तटीय क्षेत्र। सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल जो हमें तूफानों से बचाते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप हजारों सालों से मुख्य भूमि से कटे हुए हैं, इसलिए यहाँ ऐसे जीव जंतु और पौधे विकसित हुए हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। ये वाकई अद्भुत है।
तो आज हमने इस हेल्थ रिपोर्ट को काफी गहराई से देखा। हमने समझा कि जैव विविधता क्या है, उसके जेनेटिक्स से लेकर इकोलॉजिकल स्तर क्या हैं। हमने धरती के 5 महाविनाशों की कहानी सुनी और आज के छठे संकट को पहचाना। और फिर हमने हॉटस्पॉट से लेकर होप स्पॉट्स तक इसे बचाने की रणनीतियों पर भी बात की। बिल्कुल। और ये साफ है कि जैव विविधता सिर्फ कुछ सुंदर तितलियों या बाघों को बचाने का नाम नहीं है। ये उस जटिल मशीनरी को बचाने की कोशिश है जो हमें साफ हवा, पानी और भोजन देती है। हमारा अपना अस्तित्व इसी पर टिका है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली क्या बात है? तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। स्रोतों में कीस्टोन प्रजाति का जिक्र है। कीस्टोन प्रजाति, हाँ, मतलब एक ऐसी प्रजाति जिसके हटने से पूरा इकोसिस्टम ढह सकता है। अब सोचिए, हम सब एक बहुत बड़े जेंगा टावर के पास खेल रहे हैं। हर प्रजाति एक जेंगा ब्लॉक है। अच्छा। हम एक एक करके ब्लॉक निकालते जा रहे हैं, कभी विकास के नाम पर, कभी अपनी जरूरतों के लिए। अभी तक तो टावर खड़ा है, पर क्या हमें पता है कि कौन सा ब्लॉक वो कीस्टोन ब्लॉक है जिसे खींचते ही पूरा का पूरा टावर ढह जाएगा? और क्या हम वो ब्लॉक पहले ही निकाल चुके और हमें बस गिरने का इंतजार है?